कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया हर पल, हर एक सेकंड कैसे बदलती रहती है? आज हम इसी बदलाव के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं की इस बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही छोटा और हमारे बिल्कुल आसपास मौजूद है। चाहे वो गेट पर लगने वाला जंग हो या हमारे शरीर के अंदर बनने वाली एनर्जी, हर जगह एक ही प्रक्रिया, एक ही प्रोसेस काम कर रहा है। और वो प्रोसेस है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। सीधी सी बात है, ये वो प्रोसेस है जिससे कोई भी चीज एक बिल्कुल नई चीज में बदल जाती है। और इस पूरी कहानी को कागज पर लिखने के लिए साइंटिस्ट जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। ये सिंबल्स की एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा है जिसे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट समझते हैं। अच्छा, अब इन सभी रिएक्शंस पर एक बहुत ही बुनियादी नियम लागू होता है। इसको मैथ्स की कोई मुश्किल प्रॉब्लम मत समझिए, ये तो प्रकृति का मतलब यूनिवर्स का एक ऐसा कानून है जिसका पालन हर हाल में करना ही होता है। देखिए, किसी समीकरण को संतुलित करने का सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन में जितने भी एटम्स या परमाणु हिस्सा ले रहे हैं उनकी संख्या तीर के दोनों तरफ एकदम बराबर होनी चाहिए। अगर बाईं तरफ देखें तो असंतुलित समीकरण में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन दाईं तरफ पानी में सिर्फ 1। तो इसे ठीक करने के लिए हम ये जो सामने बड़ी संख्याएं लगाते हैं ना, इन्हें कहते हैं गुणांक या कोएफिशिएंट्स। जैसा दाईं ओर वाले बैलेंस्ड इक्वेशन में दिख रहा है, ये कोएफिशिएंट्स पक्का करते हैं कि दोनों तरफ हर चीज बराबर हो। पर सवाल ये है कि भाई ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका जवाब विज्ञान के एक सबसे जरूरी नियम में छिपा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शन में हम पदार्थ को सिर्फ रीअरेंज करते हैं, उसे ना तो बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। मतलब जितना माल अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, बस उसका रूप बदल जाएगा। तो अब जब हमने ये गोल्डन रूल समझ लिया है, तो चलिए बदलाव के इन 4 मुख्य परिवारों से मिलते हैं। हर परिवार का आप कह सकते हैं अपना अलग अंदाज है, अपनी अलग पर्सनैलिटी है, और सच कहूं तो यही केमिस्ट्री को इतना मजेदार बनाता है। पहला परिवार है संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में जुड़कर मिलकर एक बिल्कुल सिंगल नई चीज बना देती हैं। इसको ऐसे सोचिए जैसे केक बनाने के लिए आटा, चीनी, अंडे सब मिलकर एक हो जाते हैं और एक केक बन जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब इसे जलाते हैं तो ये हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक ऐसी तेज चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी के साथ जलता है कि क्या कहने, और पीछे रह जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर। इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। हमारा दूसरा परिवार है वियोजन यानी डीकंपोजिशन। ये संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। यहां एक अकेली कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर अपने छोटे छोटे सिंपल हिस्सों में बिखर जाती है, जैसे लेगो से बना कोई बड़ा सा मॉडल टूटकर अपनी अलग अलग ईंटों में बंट जाए। लेकिन एक बात तो साफ है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो लगेगी ही। केमिस्ट्री में ये एनर्जी 3 तरीकों से दी जा सकती है, या तो गर्मी देके जिसे थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं, या फिर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी देके जिसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन कहते हैं, और या फिर रोशनी से जिसे फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन कहा जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है लेड नाइट्रेट को गर्म करना। जब इस सफेद रंग के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो चटकने जैसी आवाज आती है। साथ में बनता है लेड ऑक्साइड नाम का एक पीला सॉलिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं भी निकलता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेली चीज टूटकर 3 नई चीजें बना सकती है। तीसरा परिवार है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसे समझने के लिए एक खेल का मैदान इमेजिन कीजिए। एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव खिलाड़ी एक कमजोर खिलाड़ी को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। केमिस्ट्री में भी पता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जब लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के घोल में डाला जाता है। क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो घोल में से कॉपर को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है, और नतीजा वो नीला घोल धीरे धीरे हल्का हरा हो जाता है और कॉपर कील के ऊपर एक लाल भूरी परत के रूप में जम जाता है। मतलब आंखों के सामने दिखता है कि कैसे एक एलिमेंट ने दूसरे की जगह ले ली। और अब हमारा आखिरी परिवार द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां एक नहीं बल्कि 2 अदला बदली होती हैं।
सोचिए कि डांस फ्लोर पर दो कपल्स नाच रहे हैं और वो आपस में पार्टनर्स बदल लेते हैं। यहां भी दो कंपाउंड्स अपने आयन्स यानी अपने साथियों की अदला बदली कर लेते हैं। इसका सबसे जादुई उदाहरण तब देखने को मिलता है जब दो बिल्कुल साफ पानी जैसे घोलों को, मान लीजिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। उन्हें मिलाते ही, पलक झपकते ही एक सफेद सॉलिड चीज बन जाती है जिसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये एक तरह से सबूत है कि दोनों घोलों के आयन्स ने अपने पार्टनर बदल लिए हैं और एक ऐसा नया कंपाउंड बना लिया है जो पानी में घुलता नहीं है। तो ये सब सिर्फ लैब में होने वाली चीजें नहीं हैं। ये चारों परिवार हर रोज, हर पल हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जब दीवारों पर सफेदी की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो दीवार को चमकीला बनाता है। पुराने जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी वो पूरी तरह से लाइट से होने वाले डीकंपोजिशन रिएक्शन पर ही निर्भर करती थी। और श्वसन यानी सांस लेने का प्रोसेस जिससे हमारा शरीर खाने से एनर्जी बनाता है, वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही तो है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि केमिकल रिएक्शंस सिर्फ किताबों या लैब तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे चारों ओर हर वक्त हो रहा एटम्स का एक अदृश्य डांस है। ये वही प्रक्रिया है जो खाना पकाती है, बैटरी को पावर देती है और पतझड़ में पत्तियों का रंग बदलती है। तो अब जब हम इन बदलावों की भाषा को थोड़ा बहुत पहचानना सीख गए हैं, तो अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने की कोशिश करें। क्या अब उन छोटी छोटी केमिकल कहानियों को पहचाना जा सकता है जो हर पल, हर लम्हा हमारे चारों तरफ घट रही हैं?